मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के तमाम छात्रगण जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हैं, उनके लिए पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला लेकर के आया हूं और इसका नाम ही है सुनील जी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला। इसके भाग 10 के तहत मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। यह लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक जानकारी होगी। इसके पहले मैं आपको कहूंगा सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो शुरुआत मैं आपको करता हूं और ये कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कि www के प्रवर्तक कौन थे। www के इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज या इसके प्रवर्तक टिम बर्नर्स ली थे। टिम बर्नर्स ली मूलतः ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काम करते थे, जो अभी स्विट्जरलैंड में है, उस समय भी स्विट्जरलैंड में था। इनको कुछ डेटाज भेजनी थी, इनको कुछ जानकारी भेजनी थी जो गोपनीय जानकारी थी, और ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़े भी ना। तो इसके लिए इन्होंने www की इजाद की थी। शुरुआत में www का लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज तो इंटरनेट पर यदि गूगल पर आप सर्च करते हैं तो www के बिना तो शायद कोई कल्पना भी ना कर सकता है। दूसरी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कई कंपटीशन में पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। कंप्यूटर की तीव्रता की मापने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर की तीव्रता की मापने वाली सबसे छोटी इकाई याद रखेंगे, बिट है। बिट से यदि आप आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी इकाई में निसंदेह बिट में आपको टिक मारना है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं तो 8 बिट बराबर में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर में 1 किलो बाइट होता है और 1024 किलो बाइट बराबर में 1 मेगा बाइट होता है और 1024 1024 मेगा बाइट बराबर में 1 गीगा बाइट होता है, जिसको जीबी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि आपकी मेमोरी चिप कार्ड जो आप लगाते होइएगा तो उसको प्रायः उल्लेख किया जाता है कि 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 16 जीबी, इस तरह का उल्लेख किया जाता है। क्यों ऐसा उल्लेख किया जाता है? कि उसमें उसकी मेमोरी क्षमता इतनी की होती है। लेकिन कंप्यूटर की तीव्रता मापने की सबसे छोटी ये बिट है। अगला ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, ये ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनेशन में प्रायः रेलवे में बहुत पूछ चुका है कि वेलोड्रम किस खेल के परिसर को कहते हैं? तो वेलोड्रम साइकिलिंग के खेल के परिसर को कहते हैं। साइकिलिंग के क्षेत्र में फ्रांस नंबर 1 पर है। नंबर 1, या वैसे तो चीन भी अच्छा कर रहा है, कभी कभी अमेरिका भी अच्छा करते हैं, लेकिन फ्रांस में ये बहुत ही प्रचलित है, लोग इस पर ध्यान देते हैं और वेलोड्रम पर ही चक्कर लगाते हैं साइकिलिस्ट। आपने देखा होगा, ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो, साइकिलिस्ट हेलमेट पहन करके और ये चक्कर मारते हैं, उस खेल परिसर को वेलोड्रम कहते हैं। और आश्चर्य लगेगा कि साइकिलिस्ट भले साइकिल चला रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी तीव्र गति में आते हैं, सबसे तीव्रतम गति में, तो 60 माइल पर आवर तक उनकी गति हो जाती है। ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहा गया है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, लल्लन टॉप प्रश्न है, गोल्डन प्रश्न है। तो ऋग्वेद में रावी नदी को परुष्णी नदी कहा गया है। कौन सी नदी? याद रखना, परुष्णी नदी। कई बार पूछेगा। इसके ही बगल में दशराज की युद्ध लड़ी गई थी। ये ऋग्वेद में, वैसे तो ल्यूसेंट के किताब में 7वें मंडल लिख दिया है, लेकिन आप इसको ना, ये 10वें मंडल में पाया गया था और ये 10वें मंडल में इस चीज का उल्लेख है, दशराज का युद्ध। ये दशराज का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध है। और परुष्णी नदी को प्राचीन नाम उसका कौन सी नदी है? प्राचीन नाम नहीं, परुष्णी नदी प्राचीन नाम है, उसका वर्तमान नाम है रावी नदी। रावी नदी अभी ये भारत में भी है और अधिकांश भाग उसका पाकिस्तान में बहता है। और उसके बगल में लाहौर एक महत्वपूर्ण शहर है जो बसा हुआ है। यह भी आपको जानकारी मैं दे देना चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में यह भी आपको पूछ सकता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिला था? यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है, अनगिनत बार पूछ चुका है। सच पूछिए तो यह जीएस का समान अध्ययन का अमिताभ बच्चन मैं इसको मान सकता हूं। सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिला था। भानुगुप्त के किस अभिलेख में? याद रखेंगे, एरन अभिलेख में मिला था। और यह 510 ईस्वी की लिखी हुई अभिलेख प्रतीत होती है और मिली है। इस अभिलेख में
भोजराज एक सैनिक हुआ करते थे। ये भानुगुप्त गुप्त काल के एक शासक थे, उतने महत्वपूर्ण तो नहीं थे, लेकिन भोजराज एक सैनिक थे। इनके मृत्यु के बाद इनकी पत्नी को सती के रूप में बतलाया गया है। ये सती प्रथा को वर्ण करते हुए और काल कबलित हुए थे। बाद में सती प्रथा एक कुप्रथा में बदल गई, क्योंकि ये फैलते फैलते मध्य प्रदेश में भी फैला, राजस्थान में भी फैला, बहुत सारे राजपूताना समुदाय इसको अपनाने लगे। बाद में अकबर ने कोशिश किया इसको रोकने का, लेकिन फिर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जैसा कि आपको बाद में मालूम होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के समझाने बुझाने पर, प्रयास करने पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का एक अधिनियम भी लाए थे, जिसकी मैं कभी बाद में आपको चर्चा करूंगा। देवदासी प्रथा मध्यकाल की कौन सी प्रथा थी? देवदासी प्रथा अब तो वर्तमान में इसको कुप्रथा माना जाता है। देवदासी प्रथा विजयनगर साम्राज्य में यह प्रचलित थी। मंदिर के देखरेख के लिए कुंवारी कन्याओं को बहाल कर लिया जाता था और उनका काम ही होता था कि भोले बाबा या शंकर भगवान या जिन मंदिर में जिनकी भी मूर्ति होती है उनका देखरेख करना, सफाई सुथरा करना मंदिर परिसर का। लेकिन वहां पर यह बाद में कुप्रथा में इस तरह से बदली कि वहां के जो पुजारी हुआ करते थे, जो पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने उनका गलत प्रयोग करना शुरू किया। ये आजीवन अविवाहित रहती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब उनको बोलना तो ना चाहिए, मैं इसको प्रकट ना करना चाहता हूं, लेकिन फिर जब उनके संतान जन्म लेने लगे तो उस स्थिति में ये और उनको पिता का नाम नहीं मिलता था। इसके कारण देवदासी प्रथा एक कुप्रथा में बदल गई और अब तो भारत सरकार देवदासी प्रथा पर उसको पूर्ण रूप में बैन ही कर दिया गया। और उनको उस समय देवदासी प्रथा में जो कुमारी कन्या होती थी, उनको अपने आजीविका चलाने के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। कबीर के बारे में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, तो कबीर के बारे में जो पहला प्रश्न आपको, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, प्रायः कई बार पूछ चुका है। कबीर का जन्म कहां हुआ था, कबीर का जन्म कब हुआ था और कबीर का मृत्यु कहां हुई थी, कबीर की मृत्यु कब हुई थी, या कबीर के गुरु का क्या नाम था। प्रायः इन्हीं सब प्रश्न से आपको पूछता है। तो लीजिए मैं शुरुआत कर रहा हूं कि कबीर का जन्म, इसमें थोड़ा सा भ्रम है, इसमें इतिहासकार एक मत में नहीं है, लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है कि 1440 ईस्वी के आसपास कबीर का जन्म यह हुआ था और यह बनारस के निकट लहरतारा नाम का स्थान पड़ता है। लहरतारा के निकट इनको एक ऐसा कहा जाता है कि एक कुमारी नहीं, एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म देने के बाद छोड़ दिया। क्यों? कारण लोकलाज के डर से। ब्राह्मणी यदि विधवा है, वैधव्य की जीवन जी रही है, उनके पति जीवित नहीं है और तब ये वो माता बन जाए, स्वाभाविक है जो कितनी लोकलाज से वो पीड़ित होंगे। तो उन्होंने जन्म देने के बाद उसको एक सरोवर के निकट, एक तालाब कह सकते या पोखरा कह सकते हैं, कि उसके बगल में छोड़ दिया था। एक नीमा और नीरू नाम के दंपति थे, जुलाहे दंपति, जिनको बाल बच्चे नहीं थे। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीर बहुत बड़े चिंतक माने जाते हैं, पढ़े लिखे वो नहीं थे, लेकिन वो उनकी सोच, उनकी चिंतन पद्धति का आज भी लोग लोहा मानते हैं। वो एकेश्वरवाद, वो अलग अलग मूर्तियों की पूजा करने के विरोधी थे, वो एकेश्वरवाद थे, वो ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम सबको एक मानते थे। वो जाति प्रथा के विरोधी थे, आडंबरवाद के विरोधी थे। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी, याद रखेंगे, 1510 ईस्वी और मगहर में हुई थी। इलाहाबाद से जब आप आने लगिएगा बिहार की तरफ, तो मगहर में आपको स्थान मिलेगा और उसी मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी। कबीर, यह भी प्रश्न पूछा जाता है ये किनके समकालीन थे। तो कबीर के समकालीन सिकंदर लोदी मान सकते हैं। सिकंदर लोदी यदि आपके उत्तर में ना दिया हुआ है तो बहलोल लोदी मान सकते हैं। तो इन दोनों के समकालीन थे। बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी था। चूंकि समकालीन होते, उनके समय में ये भी रहे थे। कबीर कर्मकांड के भयंकर विरोधी थे। इसके कारण इनको विरोध का भी सामना करना पड़ा था। आजीवन इनको
विरोध से सामना इतना करना पड़ा कि इनको कई बार तो निष्कासित भी कर दिया जाता था क्षेत्र से। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद, रामानंद ने इनको शिष्य के रूप में रखा था। और कबीर के गुरु का नाम यदि पूछा जाए तो रामानंद में आप बेहिचक चिन्ह लगावेंगे, वो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गोल्डन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, सूरत अधिवेशन कब हुआ था और ये क्यों क्यों महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास? सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी। और सूरत अधिवेशन का महत्व इसलिए है कि इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल वाले अलग अलग हो गए थे। इस अधिवेशन में मारपीट भी हुई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष बने थे, लेकिन नरम दल और गरम दल वाले इन दोनों के बीच इसलिए लड़ाई हो गई कि नरम दल वाले हमेशा अंग्रेज के, उनका यह मानना था गरम दल वाले का कि ये चाटुकारिता करते हैं, ये लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, जबकि अंग्रेज इन पर किसी भी तरह की सुनवाई न करते हैं। इसलिए गरम दल वाले का था कि मैं अब अपना स्वराज का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा। इसके कारण नरम दल और गरम दल वाले में मारपीट हो गई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब अलग हो गए नरम दल वाले गुट से। और चूंकि मारपीट ऐसी हुई थी इस सूरत अधिवेशन में कि एनी बेसेंट ने इसको राष्ट्रीय दुर्भाग्य बतलाया था। अगला मैं यहीं पर एक और लाजवाब प्रश्न, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुई थी, यह क्यों महत्वपूर्ण है? आधुनिक इतिहास में लखनऊ पैक्ट, पैक्ट मींस होती है संधि, यह लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। और इस अधिवेशन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि नरम दल वाले और गरम दल वाले एक हो गए और यहां पर मुस्लिम लीग भी एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन का यदा कदा आपको पीसीएस लेवल में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। कौन थे अंबिकाचरण मजूमदार? इस प्रश्न को याद रखेंगे, पीसीएस में यह भी पूछ सकता है। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? भूगोल से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सच पूछिए तो यह जीएस का मैं इसको मान सकता हूं कि शाहरुख खान है। अवशिष्ट पर्वत उस पर्वत को कहते हैं। अवशिष्ट, शिष्ट मीन्स घिसते घिसते, अब माने जो बचा। तो जो पर्वत जैसे कि धूल हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, लंबे समय से वो घिसते घिसते जब आकार से छोटा हो जाता है तो उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत भारत में, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं तो ये विंध्याचल पर्वत हुआ, सतपुरा पर्वत हुआ। कुछ तो पुस्तक ऐसी होती है जो अरावली पर्वत को भी अवशिष्ट पर्वत मानती हैं। तो ये अवशिष्ट पर्वत की घिसने के बाद, हवा लगने के बाद, तूफान लगने के बाद जो पर्वत छोटा हो जाए उसको अवशिष्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एवरेस्ट एक सर्वेयर थे और यह सर्वेयर 1830 से लेकर के 1843 तक भारत में रहे थे और भारत में ये सर्वेयर थे। इन्होंने ही सबसे ऊंची चोटी का खोज किया था। इसीलिए इनके नाम पर सम्मान देने के लिए, जिनकी मृत्यु के बाद भी इनका नाम लोग जाने, तो एवरेस्ट डाल दिया गया। और माउंट तो जानते ही, पहाड़ का अंग्रेजी शब्दावली माउंट होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मूलतः 8,848 मीटर पहले बतलाई गई है, लेकिन अब वर्तमान में 8,850 मीटर ये कही जाती है। चूंकि ये वलित पर्वत है, इसके अंदर दबाव लगता है, तो 50-100 वर्ष में इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ती भी रहती है। इसलिए वर्तमान में 8,850 मीटर भी, कुछ तो पुस्तक ने यहां तक 8,852 लिख दिया, लेकिन 8,852 को मैं सही नहीं मानता हूं। 8,850 मीटर। और यदि 8,850 आपके विकल्प में ना दिया है 8,000, तो उस स्थिति में 8,848 में ही आप बेहिचक उसमें भी आप टिक लगावे। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जल को ओढ़ करके आने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऐसा है कि नदी प्रायः प्रत्येक साल यदि बाढ़ ला रही है या 3-4 साल पर बाढ़ ला रहे, तो उनके साथ मिट्टी भी चली आती है। ये मिट्टी अत्यंत ही उपजाऊ होती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी इनको कहा जाए। इसको अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और जल की कमी होती है, लेकिन यदि इन सब को हम पूरा कर देते हैं खाद के माध्यम से, पटवन के माध्यम से, तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरा बांगर। खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। यदि प्रत्येक साल नदी बाढ़ लेकर के आती है तो उससे जो प्राप्त होने वाली मिट्टी है वो खादर मिट्टी है। अब बांगर
मिट्टी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जैसे 3 साल पर, 4 साल पर, 10 साल पर, 8 साल पर, इस तरह की यदि कोई नदी बाढ़ लाती है और तब जो मिट्टी लाती है उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी। अगली जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो भी कई कई सिंगल एक दिवसीय ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछ चुका है, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसको कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर शेयर बाजार को कहते हैं। बैरोमीटर ये शेयर बाजार का सूचकांक अत्यंत ही संवेदनशील होता है। ये छोटी छोटी बातों पर चढ़ता और उतरता रहता है, इसलिए इसको संवेदी सूचकांक कहते हैं। संवेदी अर्थात संवेदना पर यह सूचकांक घटे बढ़े। तो अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर शेयर बाजार को कहते हैं। शेयर बाजार जब सतत ऊपर चढ़ते रहता है तो कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था ठीक है। अचानक यदि नीचे गिर गई तो लगता है कि कोई भूचाल चला आया है। यदि लंबे समय तक गिरी हुई है, इसका माने देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, खराब चल रही है, खराब चल रही है। ये अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर इसलिए शेयर बाजार को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान से एक मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहा हूं, अनुच्छेद 360 क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल को कहते हैं। किसको? वित्तीय आपातकाल। आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। इसको लगा सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा? तो वित्तीय आपातकाल का प्रभाव यह हो सकता है कि संचित निधि से निकाली जाने वाली राशि, इसको रोक लगाई जा सकती है। राज्य की जितनी भी आर्थिक शक्तियां होगी वो केंद्र के अधीन चली जाएगी। कुछ दिन के लिए बैंक से पैसा निकालना यह रोका जा सकता है। ये वित्तीय आपातकाल, इनको लगाने का शक्ति राष्ट्रपति के ही पास होती है। विज्ञान से एक प्रश्न जो कई कंपटीशन में पूछ चुका है, खास करके सामान्य जनरल कंपटीशन में, कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये लगभग हर छात्र जानते भी हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है तो उसका आप जान लें कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका एपर्चर, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। पीछे से यदि बहुत बड़े आकार की यदि कोई सामान आ रही है, मान लीजिए ट्रक आ रहा है, तो उसका बहुत ही छोटे में उसका प्रतिबिंब बन सकता है। और जबकि समतल दर्पण में क्या है कि यदि जिस आकार की सामान यदि पीछे आ रही है या पीछे दिख रही है, उसके हर स्थिति में उसके संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई हाफ होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल भी होगा, गाड़ी में पीछे वाले गाड़ी के हाफ आकार का कोई दर्पण लगा दिया जाए। फ्यूज तार में किस तरह के हम लोग मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो फ्यूज तार में आप ध्यान रखेंगे यहां पर टीन और शीशा का प्रयोग करते हैं। टीन आमतौर पर 60 से 63% होता है, शीशा 37% के लगभग होता है। और टीन इसलिए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और शीशा ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यदि ज्यादा वोल्टेज मिल गया, ज्यादा यदि उसमें विद्युत प्रवाह होने लगा, तो वो शीशा गल जाएगा और वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जितनी भी घरेलू उपकरण है वो बच जाएंगे। तो इसलिए फ्यूज तार का गलनांक ऐसा होता है, कम होता है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब यहीं से विदा ले रहा हूं। यदि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया और यदि आपको ये जानकारी पसंद आया तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बांटे, और मैं पुनः फिर से आपको सुनील जी महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला में आगे मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।